गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड चल रहा है, सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें हम पढ़ रहे थे हर्बेरियम टेक्निक, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हर्बेरियम को कहा जाता है पादप संग्रहालय। हर्बेरियम को पादप संग्रहालय कहा जाता है। तो अब देखिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यह एक ऐसा संग्रहालय होता है जहां सूखे हुए, प्रतिरोपित और पहचाने हुए प्रतिरूपों को एक विशेष वर्गीकरण पद्धति में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। यानी कि इन स्पेसिमेन या हर्बेरियम को व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर रखते हैं किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति में। तो पौधों की संरचना का सबसे अधिक ज्ञान हमें कब होता है? जब हम किसी पौधे या पादप को प्रत्यक्ष देखते हैं तो हमें उनकी संरचना और हम उनके बाह्य लक्षणों के बारे में जान सकते हैं। तो पादपों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो बाहर से पादप लाए गए हैं हर्बेरियम शीट बनाने के लिए या प्रतिरूप बनाने के लिए, तो प्रतिरूप बनाने के बाद ऐसे प्रतिरूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? जो पहले से पादप संग्रहालय में मौजूद हैं, वहाँ उन पादप हर्बेरियम शीट के साथ बाहर से नए तैयार किए हुए प्रतिरूपों की तुलना की जाती है और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यह बता सकते हैं कि पादप संग्रहालय वो जगह है जहाँ पर पादपों की पहचान के लिए या पादपों की बाह्य संरचना का आकलन करने के लिए वहाँ मौजूद प्रतिरूपों की सहायता ली जाती है। टेक्निक क्या है? हर्बेरियम की टेक्निक जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पादप प्रतिरूपों को संग्रहित करने यानी इकट्ठा करने और साथ ही साथ उनके संचयन के लिए संग्रह करने यानी बाहर से लेकर के आना और उसके बाद उनका संचयन करना, ये दोनों कार्य बहुत ही कुशलता से किए जाते हैं। और कुशलता से ये कार्य हो जाए इसलिए कुछ ऐसी तकनीकों को काम में लिया जाता है जिससे सुविधाजनक तरीके से हर्बेरियम शीट तैयार हो सके। तो मेन पर्पस क्या होता है हर्बेरियम तकनीक का? यही होता है कि ऐसे प्रतिरूपों को तैयार करना जिससे ये प्रतिरूप लंबे समय तक अध्ययन के लिए काम आ सके। तो वास्तव में क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो प्रतिरूप होते हैं यानी स्पेसिमेन जो होते हैं वही पादपों के बाह्य लक्षणों या हम ये कह सकते हैं उनकी आकारकी के बारे में सही तरह से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि पादप पहचान के लिए सर्वाधिक उपयोगी कोई है तो वो क्या है? स्पेसिमेन है, यानी कि प्रतिरूप होते हैं। तो प्रतिरूपों को मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रतिरूपों को अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठा किया जा सकता है या एक ही क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिरूप इकट्ठे किए जा सकते हैं या एक ही क्षेत्र से वृद्धि और जनन की अवस्थाओं के अलग अलग प्रतिरूप भी तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में पादप लगे हुए हैं, तो जैसा कि मैंने उदाहरण स्वरूप आपको बताया था कि किसी भी जो फार्म है, खेत है, तो वहाँ पर बहुत सारे एक ही जाति के पौधे लगे होते हैं परंतु उनका वृद्धि काल अलग अलग हो भी सकता है। कई बार तो सब एक साथ ही होता है, लेकिन कुछ पौधे उनमें से ऐसे भी होते हैं जिनमें वृद्धि काल और जनन काल में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तो क्षेत्र तो एक ही है परंतु पौधों की अवस्थाएं क्या है हमें अलग अलग मिल गई है। तो हम उन अलग अलग अवस्थाओं के साथ उन पौधों को इकट्ठा कर लेते हैं और सबसे लास्ट में जब हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तब हम ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं जिस पौधे में सभी अंग मौजूद होते हों, यानी कि जड़ें भी हो,
तना भी हो, ठीक है, तना जो है वो शाखा से बताया जा सकता है, जड़ें अगर नहीं भी है तो भी चल सकता है, वायवीय भाग उसके अंदर होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जड़ों का वैसे कोई बाह्य आकारकी में महत्व नहीं है वर्गीकी में, परंतु बाह्य आकारकी में सबसे ज़्यादा महत्व किसका माना जाता है? बाह्य आकारकी में सबसे ज़्यादा महत्व तने का और ऊपर पत्तियों का, पुष्पों का और फलों का, इनका जो आकारकीय गुण है वो महत्व रखता है। इसलिए ये सारे अंग ऐसे प्रतिरूपों में होने चाहिए जिन्हें हम बाहर से इकट्ठा करके लाते हैं, ठीक है। तो देखिए अवस्थाएं जो हैं वो एक ही मौसम में अलग अलग प्राप्त हो सकती है पौधे की, एक ही मौसम में अलग अलग अवस्थाएं अगर मिल जाती हैं तो हमें उनको एक साथ लेकर के आना होता है। व्यवस्थित तरीके से, एक सुगम तरीके से एक तकनीक द्वारा हर्बेरियम सीड तैयार की जाती है। जब हम किसी फील्ड में किसी भी पादप जाति को एकत्रित करने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ कुछ सामान या कुछ औजार या कुछ उपकरण हमारे साथ होने चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे कैंची हो, खुरपी हो, ठीक है। इसके अलावा जो पोर्टेबल प्लांट प्रेस है, पोर्टेबल प्लांट प्रेस में आसानी से ढोई जा सकने वाली ऐसी पोर्टेबल प्लांट प्रेस होनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा थैला भी होना चाहिए, 2 चिमटियाँ होनी चाहिए, ठीक है, एक फील्ड डायरी होनी चाहिए, पॉलीथीन और रबर बैंड होना चाहिए, ब्लोटिंग पेपर और न्यूज़पेपर। अगर ब्लोटिंग पेपर है तो बढ़िया है, अगर ब्लोटिंग पेपर नहीं मिलता है तो आप न्यूज़पेपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और एक हैंड लेंस होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे साथ जब हम फील्ड में पौधों के एकत्रण के लिए जाते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अब प्लांट प्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। प्लांट प्रेस जो है वो लगभग 12 गुना 18 या फिर यूँ कहें 30 × 45 सेंटीमीटर की होती है, ये नाप होता है इसका। इस माप की प्लांट प्रेस पाई जाती है। इसमें जस्ते की इस तरह से 2 जाली होती है और इन जालियों पर जस्ते की प्लेटें लगी होती हैं और इसके अंदर यहाँ एक खांचा होता है, ठीक है, और इन दोनों को इस तरह से, ये बेल्ट है तो बेल्ट ऊपर की ओर इनके लगा रहता है, ठीक है। तो अब जैसे ये प्लांट प्रेस है तो इसमें ये प्लांट प्रेस पोर्टेबल होनी चाहिए और ये काम क्या आती है? ये काम आती है पौधों को सुखाने के, पौधों को सुखाने के लिए काम आती है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट प्रेस का माप है। ज़्यादातर आपसे जो है वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट प्रेस का आमाप क्या होता है, तो आपको ये बताना है। प्लांट प्रेस किस काम आती है? पौधों को सुखाने के काम आती है, ठीक है। इसके बाद प्लांट प्रेस तो हमने जान लिया। प्लांट प्रेस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम पौधों को इसके अंदर सुखाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे पादपों को साथ ले आते हैं जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। तो अगर हर्बेरियम सीड पर उनको सही तरह से व्यवस्थित करना है, चिपकाना है, तो हमें उनको एक आकार देना होता है। वो आकार हर्बेरियम सीड पर नहीं दिया जाता है, वरन उसको बनाने से पहले ही प्लांट प्रेस में उस आकार को दे दिया जाता है। जैसे कोई पादप है, उसकी जो शाखा है वो काफ़ी लंबी है, तो उस शाखा को प्लांट प्रेस में जब हम पौधे को सुखाते हैं तो वी आकार में हम उसको लगा करके इस अखबार में लगाकर प्लांट प्रेस में छोड़ देते हैं। डब्लू के आकार में भी लगा सकते हैं, ठीक है, एम के आकार में भी लगा सकते हैं और एस के आकार में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन आकारों में बड़े और लंबे पौधों को व्यवस्थित किया जाता है और फिर उनको प्लांट प्रेस में सुखाया जाता है। इसके बाद है प्रतिरूपों को सुखाना। अब देखिए, प्रतिरूपों को सुखाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट प्रेस को, प्रतिरूपों को सुखाने के लिए क्या करते हैं कि हम, जैसे हमारे पास कोई पौधा है, पादप है, उसकी शाखा है, तो हमने उस शाखा को लिया है, उस शाखा को लेकर के जैसे ये ब्लोटिंग पेपर है या फिर अखबार है तो उस अखबार में इस तरह से उसको लपेट देते हैं,
ठीक है। लपेटने के बाद इसको ऐसे के ऐसे ही प्लांट प्रेस में जो खांचा है उस खांचे में रख करके और बेल्ट से उसको कस देते हैं, ठीक है। खांचा मैंने आपको बताया था इस तरह से ये प्लांट प्रेस है, तो इसमें यहाँ बीच में एक खांचा होता है, तो इस खांचे में इस पौधे को हमने अखबार में रख दिया है और ऊपर से इसको बेल्ट से कस दिया है, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं हम, प्लांट प्रेस को धूप में या गर्मी में सूखने के लिए रख देते हैं। देखिए पादप तो सूख रहा है, लेकिन हमें भी क्या करना होता है कि समय समय पर ब्लोटिंग पेपर या अखबार को चेंज करते रहना चाहिए। हमें पादप को जिस शेप में आकार में सुखाना है उसी आकार में हम उसको अखबार में रखकर इस प्लांट प्रेस में रखते हैं। तो ब्लोटिंग पेपर की जगह हम अखबार भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। इनको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। और जो अधिक नमी वाले क्षेत्र हैं, अधिक नमी वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर नमी की मात्रा अधिक हो, यानी कि लगातार नमी बनी रहती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं अधिकतर, तो वहां पर प्लांट प्रेस की बजाय कृत्रिम ताप भी पौधों को सुखाने के लिए काम में लिया जाता है। कृत्रिम ताप का मतलब ये है कि जैसे हमारे घर में प्रेस होती है, जब हम कपड़ों को प्रेस करते हैं उससे भी हम पादप को सुखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कृत्रिम ताप है उनको काम कहाँ लिया जाता है, जो गर्म इलाके होते हैं, गर्म का मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, बरस भर उमस का माहौल रहता है, ऐसे क्षेत्रों में पौधों को सुखाने के लिए कृत्रिम ताप की भी हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पौधे को हमने सुखा लिया, सुखाने के बाद देखिए फील्ड डायरी क्या है उसको हम समझेंगे पहले। फील्ड डायरी, जब हम फील्ड में गए थे पौधों के एकत्रण के लिए तो हम एक साथ में फील्ड डायरी लेकर के गए थे और उस फील्ड डायरी में कुछ जानकारियाँ लिखनी आवश्यक होती है। क्षेत्र में जो एकत्रित किए गए प्रतिरूप हैं सबसे पहले उनको नंबर दिया जाता है, यानी कि एक संख्या दी जाती है। जैसे हमने एक पादप कलेक्ट किया है तो उस पादप को हमने क्या किया है, एक संख्या दे दी। अगर उसी पादप के कई प्रतिरूप हमने इकट्ठे किए हैं तो सबको मिलाकर के भी संख्या एक ही देनी होती है, ठीक है। और संख्या का क्रम जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। एक पादप लिया उसको एक संख्या दी, जैसे उसको एक नंबर दे दिया, फिर आगे चलकर हमें दूसरा प्लांट मिला दूसरी जाति का तो उसको हमने 2 नंबर दे दिया। अगर पहली वाली जाति के ही अन्य प्रतिरूप या कुछ और पौधे मिल जाते हैं तो उन सबको एक साथ रख करके सम्मिलित रूप से 1 नंबर या एक संख्या दी जा सकती है, ठीक है। तो ये काम सबसे पहला होता है जब हम फील्ड में जाते हैं। पौधे को एकत्रित करने के बाद फील्ड डायरी से संबंधित पहला काम क्या होगा कि हमें उस पादप जाति को या पादप को एक संख्या देनी होती है, ठीक है। अब प्रतिरूपों की संख्या को फील्ड डायरी में लिखा भी जाता है और साथ ही साथ फील्ड डायरी में और भी बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। वो क्या क्या है, देखिए वहाँ पर फील्ड डायरी में आपको लिखना होता है संग्रह की दिनांक, यानी आपने उस पादप को कब वहाँ से कलेक्ट किया है, ठीक है, उस दिनांक को आपको लिखना होता है। फिर दूसरा जो है वो लिखना होगा पादप का स्थानीय नाम, वहाँ का जो लोकल नेम है, वर्नेकुलर नेम जो है, वहाँ उसको किस नाम से पुकारा जाता है। अगर आपको ये पता है तो वो नाम भी उसको वहाँ पर आपको लिखना है। तीसरा, आपने उसको एक संग्रह संख्या दी है, एक आपने उसको मार्क दिया है यानी संख्या दी है, तो उस संख्या को भी उसमें लिखना है। फिर वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, अगर आपको उसका बोटेनिकल नेम पता है तो आप उसका बोटेनिकल नेम लिख दो उस डायरी में, अगर नहीं पता है तो उसको खाली छोड़ दो। इसके बाद मृदा के लक्षण, वहाँ की मिट्टी के लक्षण क्या है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें नमी की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो आपको वहाँ पर लिखने होते हैं। इसके बाद क्षेत्र का नाम, यानी संग्रह स्थान या क्षेत्र का नाम, वो स्थान या क्षेत्र जहाँ से उस पादप को आपने कलेक्ट किया है उसका नाम वहाँ पर आपको फील्ड डायरी में लिखना होता है।
इसके बाद पादप का अनुमानित आकार कितना है, वो 1 फुट का है, 2 फुट का है, ठीक है, या उसका आमाप इंच में है। तो जितना भी उसका आमाप होता है उस आमाप को आप उस फील्ड डायरी में लिखेंगे। इसके बाद पुष्प के फलीय और पुष्पीय लक्षण जो आपको उसे बाहर से देखने पर आपको सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को आप वहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि जो आपको पता हो, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो छोड़ दो। इसके बाद उस पादप का कोई आर्थिक महत्व या कोई अन्य महत्व, ठीक है, आर्थिक महत्व यानी कोई वो पादप किसी काम आता है या उसके फल काम आते हैं, तो वो लक्षण आप वहाँ पर लिख दो, उसका जो महत्व है वो लिख दो। कोई अन्य में या कोई मेडिसिनल प्लांट है, कोई दवाई बनाने के काम आता है, औषधि बनाने के काम आता है, तो वो वहाँ पर लिख दो, ठीक है। इसके बाद संग्रहकर्ता का नाम, संग्रहकर्ता का नाम जैसे आप गए हो फील्ड में पौधे को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, तो आप अपना नाम लिखोगे, संग्रहकर्ता तो आप हो गए। फिर एक स्थानीय सहायक होता है, यानी वहाँ का जो लोकल क्षेत्र का जो कोई भी बंदा है उसका नाम आपको लिखना होता है, स्थानीय सहायक जो है उसका नाम। और कोई अन्य सूचना जो आपको पता है उस पादप के बारे में, वो भी आप इसमें लिखते हो। तो फील्ड डायरी में कम से कम ये 12-13 जो बातें हैं वो आपको लिखनी होती है, तब ये फील्ड डायरी कंप्लीट होती है। ये क्यों लिखी जाती है? ये इसलिए लिखी जाती है कि जब हम पौधों को, नए पौधों को जब हम इकट्ठा करके लेकर के आते हैं हर्बेरियम शीट तैयार करने के लिए प्रयोगशाला में, तो वहाँ पर ये सूचनाएं हमारे काम आती हैं, ठीक है। तो इन सूचनाओं को इसलिए लिखना होता है। इसके बाद है हर्बेरियम शीट तैयार करना। अब हमारे पास जानकारी है, हमारे पास पौधा है, और हम उस जानकारी और उस नए पादप जात को लेकर के पहुंच चुके हैं प्रयोगशाला में, ठीक है। अब प्रयोगशाला में हमें बनानी है एक हर्बेरियम शीट। हमारे पास एक पादप है तो हमें एक हर्बेरियम शीट बनानी है। अगर हमने 10 पादप इकट्ठे करके लाए हैं तो हमें 10 हर्बेरियम शीट बनानी, यानी जितनी पादपों की संख्या उतनी हर्बेरियम शीट। तो हर्बेरियम बनाने की विधि ये क्या है, देखिए, हमने पादप को सुखा लिया है। अगर उसमें नमी थोड़ी बहुत बाकी रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, लगातार अखबार चेंज करके धीरे धीरे क्या करते हैं, उस सारी नमी को निकाल देते हैं। यानी पौधा एक निश्चित शेप में आकर के सूख जाता है, ठीक है। सूखने के बाद क्या किया जाता है, वो है हर्बेरियम शीट तैयार करने की विधि। हम लेते हैं एक 12x18 इस आमाप की एक ट्रे लेते हैं, ठीक है। इस आमाप की एक ट्रे लेते हैं और इस ट्रे में लगभग 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गोंद जो है उसको घोल लेते हैं, ठीक है। यानी एक वो बना लेते हैं, एक तरल बना लेते हैं, ठीक है। गोंद वैसे गाढ़ा होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड डालने के बाद वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा तरल हो जाएगा। तो ये हम तरल बना लेते हैं, ठीक है। या फिर हम फेविकोल ले सकते हैं, फेविकोल को भी तरल रूप दे सकते हैं। ये हमने क्या किया है, इस ट्रे में डाल दिया। तो इस ट्रे में हमने इस जो भी हमारे पास गोंद है उसको हमने डाल दिया। अब गोंद डालने के बाद हमारा काम आता है, हमारे पास एक चिमटी होती है, बड़ी चिमटी प्रयोगशाला में मिल जाती है। तो उस चिमटी की सहायता से, जैसे ये पादप है, इसकी हमारे पास ये शाखा है, ठीक है, इस तरह से, और हमने इसे सुखा लिया है, ये सूखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक चिमटी की सहायता से ऐसे पकड़ के और फिर कहाँ रख देते हैं, उस ट्रे में रख देते हैं। और ट्रे में रखने के बाद उसकी एक सतह, जैसे ये दोनों सतह ऊपर नीचे, तो उसकी एक जो सतह है वो अच्छी तरह से गोंद से एकदम अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, यानी उस पर गोंद लग जाएगा, ठीक है। उसको पलटना नहीं है,
केवल एक सतह पर गोंद लगना चाहिए, ठीक है, दूसरी सतह पलटनी नहीं है वरना पादप खराब हो जाएगा। केवल एक सतह पर गोंद लग जाएगा। लगने के बाद फिर वहाँ से उसको हटा के थोड़ी देर उस ट्रे के ऊपर ही रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो गोंद की मात्रा है वो यहीं निकल जाए। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक हर्बेरियम शीट होती है इस तरह से, ये हर्बेरियम शीट है, ठीक है। इस हर्बेरियम शीट में यहाँ पर संग्रहालय का नाम लिखा होता है। जैसे हमारी कॉलेज का ही है, मान लो श्याम कॉलेज, ये हमारा पादप संग्रहालय का नाम है, श्याम कॉलेज की हर्बेरियम शीट है ये, ठीक है। और इसके बाईं ओर एक यहाँ पर लेबल होता है। ये जो जगह बचती है इस जगह में आपको क्या करना है, उस पादप को जो आपने गोंद एक सतह पर लगाया है उस पादप को यहाँ पर माउंट कर देना है, यानी माउंटिंग करनी है, आरोपण जिसे हम कहते हैं वो कर देना है। यानी कि ये पादप जो है अब यहाँ पर आ चुका है, इसकी माउंटिंग हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये माउंटिंग हो गई, क्लियर। इस तरह से ये हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। ये माउंटिंग होने के बाद इसको काफ़ी देर तक सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये सूख जाएगी और एक हर्बेरियम शीट हमारी तैयार हो जाती है, ठीक है। इसका जो आमाप होता है इस हर्बेरियम शीट का वो होता है 11.5 इंटू 16.5, ये होता है, ठीक है, इंच में, क्लियर। और वैसे होता है ये 28.75 इंटू 42.25, इस तरह से ये आमाप इसका होता है। ये सेंटीमीटर में है और ये आमाप आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है, हर्बेरियम शीट का आमाप क्या होता है, ये बताना होता है। तो इस तरह से ये आपकी हर्बेरियम शीट तैयार हो चुकी है। हर्बेरियम शीट तैयार होने के बाद फिर यहाँ पर लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग का मतलब यानी पादप संग्रह शीट का नामांकन किया जाता है इस खाने में। ये जो आपको दिख रहा है ये दाहिने तरफ होता है, ठीक है, आपका दाहिने तरफ, इसका नहीं, इसका तो बायां हो गया, आपका दाहिना, यानी इस तरफ इसका नामांकन करना होता है। इसका जो आमाप है वो होता है 7.5 इंटू 12.5, ये इसका आमाप होता है, सेंटीमीटर होता है ये। इस आमाप का ये लेबल होता है और इस लेबल में कुछ सूचनाएं लिखी जाती हैं। वो सूचनाएं क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने फील्ड डायरी लिखी थी पादप को इकट्ठा करते वक्त, उसी तरह से प्रतिरूपों को इकट्ठा करते वक्त जो आपने फील्ड डायरी में लिखा था कुछ बातें तो उसी से ली जाती हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखना होता है आपको, वंश, जाति व कुल का नाम, ठीक है, वंश, जाति और कुल का नाम, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपको अगर पता है तो ही लिखना है, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसकी तुलना करेंगे हर्बेरियम जो शीट पहले से मौजूद है, हर्बेरियम जो हर्बेरिया है उसके अंदर हर्बेरियम है उसमें, तो उसके साथ हम तुलना करेंगे इसकी, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा पादप है, उसमें लक्षण कैसे हैं, कौन सी फैमिली के हैं, तो वो यहाँ पर हमें लिखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद वंश, जाति और कुल के नाम के बाद संग्रह स्थान का नाम, जहाँ से इस पादप को आपने इकट्ठा किया है, लेकर के आए हो सीट बनाने के लिए, उस जगह का नाम लिखना है। जो आपने फील्ड डायरी में लिखा है उसी स्थान का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर आगे आवास का नाम, संग्रह स्थान का नाम, आवास का नाम लिख दिया है। इसके बाद फिर संग्रह दिनांक, जिस दिन आपने इसको कलेक्ट किया वो दिनांक लिखनी है। फिर संग्रह की फील्ड संख्या, आपने इसको एक संख्या दी थी, उस संख्या को लिखना होता है। फिर प्रतिरूप को पहचानने वाले का नाम, यानी आपने मुझे दिखाया और मैंने पहचान लिया तो आप मेरा नाम लिखोगे। अगर आपने किसी दूसरे विद्यार्थी को दिखाया है और उसने इसको पहचाना है तो आप उसका नाम लिखोगे। अगर आपने स्वयं इसको पहचान लिया कि ये तो वो पादप है तो आप अपना नाम लिख दो, ठीक है। इसके बाद अन्य कोई सूचना अगर होती है तो भी आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो इस तरह से लेबलिंग की जाती है, यानी कि नामांकन किया जाता है।
इसके बाद आता है पादप संग्रहालय में पादप संग्रह का संचयन। ये जब सीट हम बना लेते हैं उसके बाद इन सीटों को संग्रहित किया जाता है कहाँ पर? हर्बेरियम में, ठीक है। जो पादप संग्रहालय है वहाँ पर इनको संग्रहित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए संग्रहित कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे अभी। पादप संग्रह सीट जब अच्छी तरह से, पादप संग्रह सीट जो है उसको अच्छी तरह से चिपकाए हुए प्रतिरूपों को विशेष प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों से उनको संग्रहित किया जाता है। हमारे पास हर्बेरियम सीट है बहुत सारी, हमें उनको संग्रहित करना है। अब हर्बेरियम में जाते हैं तो वहाँ पर एक विशेष वर्गीकरण पद्धति काम में ली जाती है। उसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के तहत हमारी ले जाई हुई या हमारी लाई हुई हर्बेरियम सीट को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो एक जाति के सभी प्रतिरूप, माना एक जाति है और उस जाति के हमारे पास कई प्रतिरूप हैं, यानी कई हर्बेरिया जो स्पेसिमेन है, ठीक है, या हर्बेरियम सीट है, उन सीटों को एक कागज़ के मोटे फोल्डर में रखा जाता है एक साथ। अगर हमारे पास एक जाति के 10 हैं स्पेसिमेन या हर्बेरियम तो हम उनको एक साथ रख करके उस फोल्डर में रख देते हैं, ठीक है। एक कागज़ का मोटा फोल्डर होता है तो उसमें उसको हम रख देते हैं, ठीक है। फिर हम उस फोल्डर को क्या करते हैं, ऐसे हमारे पास मान लो 10 फोल्डर हैं, अगर ऐसे हमारे पास 10 फोल्डर बन चुके हैं तो इन फोल्डरों को जब हम अलमारी या खांचों में रखते हैं किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के तहत, तो हम उनको क्या करते हैं, अलमारी और खांचों में रख देते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रतिरूपों को रखा जाता है। और ये जो व्यवस्था है ये ठीक वैसी व्यवस्था होती है जैसी हमारी लाइब्रेरी में किताबों की व्यवस्था होती है। जैसे ये रेक पूरा साइंस का है तो इसमें आपको साइंस की किताबें मिलेगी, इसमें भी आपको 4 रेक अंदर की ओर 4 खांचे मिलेंगे, जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर खांचे में आपको बॉटनी की किताबें मिलेगी, फिर नीचे वाले में जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ, इस तरह से खांचे बने होते हैं, ठीक है। तो जैसी लाइब्रेरी में व्यवस्था होती है ठीक वैसी ही व्यवस्था कहाँ होती है, हर्बेरियम में होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि लाइब्रेरी में हम हमारे हिसाब से उनको व्यवस्थित करते हैं और हर्बेरियम में उनको विशेष वर्गीकरण पद्धति द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। जैसे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर बेसी का जो वर्गीकरण है, बेसी की वर्गीकरण पद्धति, जो बेसी था, बेसियन सिद्धांत जिसने दिए थे, मैंने आपको 30 विकासीय प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। उन विकासीय प्रवृत्तियों में योगदान किसका है, बेसी का भी है। शुरुआत हचिसन ने की थी, फिर बेसी और डेविस ने सहयोग किया था, तो वो ये वही बेसी है। तो इस बेसी द्वारा एक बेसियन सिद्धांत या वर्गीकरण पद्धति दी गई थी। उसी वर्गीकरण पद्धति के अकॉर्डिंग यूएसए में हर्बेरियम में इन स्पेसिमेन या प्रतिरूपों को रखा जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेंथम हुकर वर्गीकरण प्रणाली काम ली जाती है, ठीक है। ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में बेंथम हुकर वर्गीकरण प्रणाली काम ली जाती है हर्बेरियम में। और जो यूरोपीय देश हैं, बाकी यूरोपीय देश हैं बाकी के, ब्रिटेन को छोड़ करके, तो वहाँ पर एंगलर एंड प्रेंटल का जो वर्गीकरण है उसको काम में लिया जाता है। तो इस तरह से जो पादप संग्रहालय है वहाँ पर इन सीटों की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी और बातें इसमें वो समझ लेते हैं।